एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं चंदन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का गोल्डन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हम लोगों का केमिस्ट्री प्रारंभ हो चुका था। केमिस्ट्री में हमने सिलेबस के बारे में जानकारी ले ली थी। उसका पहला चैप्टर प्रारंभ हो चुका था जिसका नाम था पदार्थ। सबसे पहले हमने रासायन विज्ञान का परिचय को देखा, उसमें किन किन सिलेबसों को पढ़ना है इसके बारे में जानकारी लिया और पहला हमारा चैप्टर जो स्टार्ट हुआ था पदार्थ में हमने पहला लेक्चर आपको दे दिया था। जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा होगा आप एक बार पहले अवश्य उस वीडियो को देख लेंगे, क्योंकि उसमें मैटर से रिलेटेड जितने सारे सवाल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं हमने उन सभी सवालों की चर्चा वहां पे की है। और आज हमारा मैटर चैप्टर का लेक्चर सेकंड स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम लोग अवस्था परिवर्तन के बारे में जानेंगे, पदार्थों में कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं इसके बारे में जानेंगे, और वाष्पन क्या है, क्वथन क्या है, क्या ये दोनों सेम है या फिर इसमें कुछ डिफरेंसेस है, इन सभी सवालों के यहां पे जानकारी लेंगे। तो चलिए समय ना गवाते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो भी हमारे चैनल पे नए जुड़े होंगे वे कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो मिलता है उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अभी तक हमने जो देखा था वो था पदार्थ किसे कहा जाता है। तो दुनिया में जितने भी सारी चीजें सभी के सभी क्या है भाई, पदार्थ हैं, जिसमें द्रव्यमान होते हैं, जो स्थान घेरे, जो रुकावट डाले, ये सभी हमारा पदार्थ था। इसको हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। और संपूर्ण ब्रह्मांड में दो ही चीजें हैं मुख्य रूप से, एक है पदार्थ और दूसरा ऊर्जा। जो स्थान घेरे, रुकावट डाले, जिसमें द्रव्यमान हो वो पदार्थ कहलाता है, और जिसमें ये नहीं हो वो ऊर्जा कहलाता है। जैसे प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा इत्यादि। ठोस, द्रव, गैस, पदार्थ की तीन मुख्य अवस्थाएं हैं, इसके बारे में हमने जाना था। अब देखते हैं कि पदार्थों में होने वाले परिवर्तन। तो सबसे पहला आज का टॉपिक जो हमारा स्टार्ट हो रहा है, पदार्थों में होने वाले परिवर्तन, यानी पदार्थ में कितने तरह के मुख्य रूप से परिवर्तन होते हैं। तो हम सभी को यह पहले से पता है कि पदार्थ में मुख्य रूप से दो तरह के परिवर्तन होते हैं। पहला है भौतिक परिवर्तन और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। तो एक एक करके हम लोग लिखते हैं। पहला नंबर में हमारा कौन सा भाई, भौतिक परिवर्तन, और दूसरा नंबर में हमारा कौन सा है, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। चलिए, इन दोनों से सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इसमें पलक झपकते हम आंसर दे सकते हैं, लेकिन कभी कभी कोई ऐसा सवाल आ जाता है जहां पे आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी यहां पे कंफ्यूजन आने वाला नहीं है। इन दोनों में हम अंतर के आधार पे देख लेते हैं ताकि आपके माइंड में ज्यादा से ज्यादा सेट हो पाए। चलिए देखते हैं सबसे पहले भौतिक परिवर्तन क्या है और रासायनिक परिवर्तन क्या है। इसके पहले डिफिनेशन देख लो आप क्या है। भौतिक परिवर्तन, पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जो अस्थायी है, जैसे उसके रंग, रूप, आकार इत्यादि में चेंजिंग होता है और उसे हम पुनः पहले वाली अवस्थाओं में बदल सकते हैं। ऐसे परिवर्तन को कहा जाता है भौतिक परिवर्तन। फिर से पुनः समझना, पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिनकी पुनरावृत्ति की जाना संभव है वो कहलाता है भौतिक परिवर्तन। जैसे पानी का बर्फ में बदलना, पानी है आपका, वो यदि बर्फ में बदलता है, क्या बर्फ से पुनः आप पानी में नहीं बदल सकते हो? बदल सकते हो। तो ये कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन। जल का वाष्प में बदलना, कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। चीनी और पानी का घोल, ये जो परिवर्तन होगा ये कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। पुनः फिर से समझना, ऐसा परिवर्तन जिसकी पुनरावृत्ति की जाना संभव है भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं, और ऐसा परिवर्तन जिसका पुनरावृत्ति किया जाना संभव नहीं है या अगर है भी तो काफी जटिल है, उसे कहा जाता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के रंग, रूप, आकार इत्यादि में चेंजिंग होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। भौतिक, यहां पे दो अंतर हमने देखा, इसकी पुनरावृत्ति की जाना संभव है, यानी इसको पुनः आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे
बर्फ का पिघलना, यदि बर्फ पानी में बदला है तो पुनः आप पानी को जमा करके बर्फ में बदल सकते हो, इसकी पुनरावृत्ति की जाना संभव है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में पुनरावृत्ति की जाना संभव नहीं है, यदि है भी तो काफी जटिल है। इसका मैं एग्जांपल लूंगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। भौतिक परिवर्तन ये अस्थायी परिवर्तन है। जैसे पानी से आपने क्या किया, बर्फ में बदला, भाई बर्फ से फिर तो पानी में बदल जाएगा, ये अस्थायी हो कि अस्थायी, चेंज कर सकते हैं, तो ये क्या हुआ, अस्थायी। यहां पे मैं इसको क्या लिखूंगा, अस्थायी परिवर्तन, जबकि ये क्या है भाई, ये हमारा होगा अस्थायी परिवर्तन। एग्जाम्पल हम जैसे लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। यहां पे हमारे पास में है बर्फ, बर्फ को पिघल करके, बर्फ हमारा पिघल के किस में बदल रहा है, पानी। अब पानी फिर ठंडा होगा तो किस में बदल जाएगा भाई, ये बर्फ में। ये भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल देखना, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो ये बनाता है जल, यानी पानी। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो बनाता है जल। तो यहां पर रिएक्शन में मैंने बैलेंस नहीं किया है, वो सब कैसे होगा, और यहां पे मैंने 2 क्यों लगाया, वहां पे 2 क्यों नहीं लगा, इन सभी सवालों के जवाब आपको अगले वीडियो में अवश्य दिए जाएंगे, क्योंकि अभी तो हमारा ये बेसिक स्टार्ट ही हुआ है। बहुत सारे रिएक्शंस को आपको जानने हैं। अब हजारों हजार रिएक्शन आप खुद से बनाओगे, जिसका फॉर्मूला आप अभी याद कर रहे हो। एक भी फॉर्मूला को मैं याद करने के लिए नहीं दूंगा। अब ये होता है कि नहीं सर, जल का फॉर्मूला ऐसा होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे बनाना है हमको, नौसादर का फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, संगमरमर का फॉर्मूला कैसे, भाई जितने भी फॉर्मूला है जिसको अब तक आप रट्टा मार रहे हो, याद कर रहे हो, किसी भी फॉर्मूला को याद करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको उसका केमिकल नेम याद रहेगा, फॉर्मूला कैसे हम बनाएंगे इसके बारे में अलग अलग वीडियोस में आपको जानकारी दिया जाएगा। लेकिन हाँ, जरूरत है आप सीरीज वाइज वीडियो देखते रहें। ये नहीं कि एक वीडियो पहला वाला देखे उसको छोड़ करके दूसरा तीसरा छोड़ देते, चौथा वीडियो देखते हैं, नहीं। क्योंकि केमिस्ट्री में एक लेक्चर क्लास भी आपका छूट गया तो आगे उसकी जब आवश्यकताएं होंगी तो वहां पे आपको दिक्कत होगा। सो प्लीज किसी भी कीमत पे आप वीडियोस जब देखते हैं तो एक वीडियो समाप्त होता है, उसके आगे जो दूसरा वीडियो, पहले उसको देखो, फिर अगला वीडियो, फिर अगला वीडियो, ऐसे करके देखेंगे। कहीं पर भी बीच में भी एक क्लास आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि उसका उपयोग आगे हम करेंगे। ये कैसे बन रहा है इसके बारे में हम आगे जानकारी देंगे। लेकिन यहां पे देखो, भौतिक परिवर्तन में आप जैसे बर्फ था, बर्फ से पानी में बदला, अब पानी को पुनः बर्फ में बदल सकते हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके यह बनाता है जल। क्या इसको पुनः जल से आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंजिंग कर सकते हैं? किया जा सकता है, भी तो बहुत जटिल है। लेकिन क्या यह साधारण वे में हो सकता है? नहीं। तो यह कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। ये अस्थाई की अस्थाई, भाई ये क्या है? अस्थाई है। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल बन गया तो बन गया, चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन यहां से बर्फ से पानी बनाया, पानी से पुनः बर्फ बन सकता है, तो ये क्या हो? अस्थाई नहीं रहा। इसलिए मैंने लिखा यहां पे कौन सा? अस्थाई। फिर मैंने बोला था इसकी पुनरावृत्ति संभव है, यानी इससे इसमें बदला, पुनः इसमें बदला जा सकता है। पहला नंबर में मैंने वही बोला था, लेकिन इसकी पुनरावृत्ति संभव नहीं है। ये भी 3 सवाल हमारा बन जाता है। अगला देखो यहां पे, भौतिक परिवर्तन में, देखो यहां पे, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात उस पदार्थ का जो पहले गुण था उस गुण में परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के गुणों में परिवर्तन होता है। कैसे? यहां पे देख तो बाबू, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का काम क्या होता है? जलना। अभिक्रिया किससे किया? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन का काम क्या है? जलाना। हम पढ़े कोई भी पदार्थ जलता है किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो हाइड्रोजन जलेगा, ऑक्सीजन जलाएगा, जबकि पानी क्या करेगा? बुझाएगा। हाँ या ना? गुण बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ या ना? सभी ध्यान से समझिए। रासायनिक परिवर्तन में जो पदार्थ के गुण थे वो बदल जाते। यहां पे गुण था जलना, इसका गुण था जलाना, जबकि इसका गुण होता क्या? बुझाना। लेकिन भौतिक परिवर्तन में भैया मान लिया जाए तो बोलेगा चीनी और पानी का घोल बनाए, शरबत बनाए, तो चीनी का गुण क्या है? मिठास। तो जब शरबत बना तो क्या उसमें मिठास है? हाँ या ना? तो उसमें पदार्थ के गुण विद्यमान रहते हैं, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन इसमें पदार्थ के गुण मौजूद नहीं रहे। पहले जो अभिक्रिया के पहले जो था उसका गुण यहां पे मौजूद नहीं रहा, बल्कि उत्पाद में उसका गुण चेंज हो जाता है। इन सभी के बारे में अब हम लोग आगे जो देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, क्यों ऐसा होता है,
इन सभी के बारे में विस्तार से जानकारियां दी जाएगी। तो अब तक हमने देखा सिर्फ पदार्थ में होने वाले परिवर्तनों के बारे में, और हमने इसके पहले पढ़ा था पदार्थ की मुख्य रूप से 3 भौतिक अवस्थाएं, ठोस, द्रव तथा गैस। अब देखते हैं पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान कौन कौन से सवाल निकल के आगे आते हैं। तो अब हमारा टॉपिक जो स्टार्ट होगा कौन सा भाई, अवस्था परिवर्तन। तो जो भी होंगे छात्र देख रहे होंगे, अगर चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो फटाक से स्क्रीनशॉट लेकर के अपना रख लेंगे और अपना एक कॉपी अवश्य तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के समय में आपका वही कॉपी काम आने वाला है। तो चलिए अब स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं कौन सा भाई, अवस्था परिवर्तन। बिल्कुल एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अवस्था परिवर्तन, पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं, कौन कौन सा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। चौथी का नाम प्लाज्मा, 5वीं का नाम बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। कुल कितनी अवस्थाएं भाई, 5। मुख्य कितनी अवस्थाएं, 3। कौन कौन, ठोस, द्रव और गैस। ये सवाल कह रहा है अवस्था परिवर्तन, अर्थात ठोस अवस्था से द्रव में बदलना है, द्रव अवस्था से गैस में बदलना है। तो यही होगा हमारा अवस्था परिवर्तन। क्या ऐसा होता है, देखते हैं। यहां पे हमारे पास में जो अवस्था है, पहले हम लेते हैं कौन सा भाई, पहला अवस्था हम यहां पे लेने के लिए जा रहे हैं ठोस। कोई पदार्थ किस अवस्था में, ठोस। ये बदलेगा किस में, द्रव। ये बदलेगा किस में, गैस। तो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं को मैंने लिखा। ठोस के रूप में आप एक एग्जाम्पल लिख सकते हो, हमारे पास में बर्फ। बर्फ किस अवस्था में, ठोस। द्रव के रूप में आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं पानी, किसमें, द्रव अवस्था में। अब गैस के रूप में आप लिख सकते हैं कौन सा, वाष्प। गौर से समझना, यदि आप सवाल के साथ साथ एग्जाम्पल भी देखते जाएंगे तो आपको कतई दिक्कत नहीं होने वाला है। एकदम बेसिक से क्या मेन फंडा क्या उसको समझ लीजिए। कोई भी एग्जाम में सवाल देखोगे आंसर मारोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहां पे देखते हैं, ठोस को जब हम गर्म करते हैं तो ये किस में बदलता है भाई, द्रव में। बात सही है। बर्फ को गर्म करते किस में बदलता है, पानी में। सही है ना। तो यहां पे लिखते हैं, मैंने यहां पे क्या किया, गर्म किया। इस जगह पे मैंने क्या किया भाई, गर्म किया। ठीक है, बहुत से सवाल यहां से एग्जाम में निकल के आते, जैसे यहीं से रहेगा आपको द्रवण क्या है, द्रवनांक क्या है, क्वथनांक क्या है, हिमांक क्या है, जल कितने डिग्री सेल्सियस पे उबलेगा या बर्फ कितने पे पिघलेगा। इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी टॉपिक से मिलने वाले हैं। तो कई सारे सवाल यहां से निकल के आएंगे, आपको आवश्यकता ध्यानपूर्वक देखने का। पानी को यदि आप गर्म करोगे तो क्या बनते भाई, भाप बनता है। ये हम सबको पता है कि पानी को गर्म करने के बाद हमारा क्या बनेगा, वाष्प बनेगा। अब गर्मी काफी ज्यादा है, लेकिन आप लोगों का क्लास रुकने वाला नहीं है। चलिए, अभी मैंने क्या बताया, पानी को गर्म करोगे किस में बदलेगा, वाष्प में। तो बात सी कि द्रव को गर्म करने के बाद ये किस में बदल रहा है, गैस में। वाष्प क्या है, गैसीय अवस्था है ना। वाष्प को ठंडा करते हो तो किस में बदलता है, पानी में। तो यानी गैस जब ठंडा होगा तो किस में बदलेगा, द्रव में। यहां पे मैंने क्या किया, ठंडा किया। फिर द्रव जब ठंडा होगा तो क्या बदलेगा, सॉलिड। यहां पर भी हमने क्या किया, ठंडा किया। कंप्लीट है भाई। अब यहां पे इसको भी आप यहां पे रिटर्न ले लो, इसके बारे में समझिए क्या होता है। ठोस, जब कोई ठोस पदार्थ, अब मैं परिभाषा पे जा रहा हूं, ध्यान से समझना। जब कोई ठोस पदार्थ गर्म होकर द्रव अवस्था में बदलता है तो इस परिवर्तन को हमने कौन से परिवर्तन बोला था, भौतिक परिवर्तन। लेकिन इस क्रिया को कौन सी क्रिया कहते हैं, तो यह क्रिया हमारा कहलाएगा गलन या द्रवण या द्रवीकरण। आपके एग्जामिनेशन में क्या रहेगा कहना मुश्किल है, तो जो भी आने वाला है सबको पहले आप पढ़ लो। क्या मैंने बोला, जब कोई ठोस पदार्थ गर्म होकर द्रव अवस्था में बदलता है तो इस क्रिया को गलन या द्रवण या द्रवीकरण कहा जाता है। ध्यान से, यहां पे मैंने द्रवनांक नहीं बोला है, हमने बोला गलन या द्रवण या द्रवीकरण। तो सवाल ये उठते हैं कि सर द्रवनांक हम पढ़ते हैं, सर हम क्वथनांक पढ़ते हैं, ये कहां से आता है। तो समझना, क्वथनांक या द्रवनांक एक टेंपरेचर को इंडिकेट करता है, जिस टेंपरेचर पे वो घटना घटित हो रही है। यहां पे एक घटना हो रही है, कौन सी घटना, कि कोई ठोस पदार्थ था वो द्रव अवस्था में बदल रहा है। जैसे
हमारे पास में बर्फ है, अब बर्फ को मैंने गर्म किया तो बर्फ गर्म होकर के किस में बदला, पानी में। तो इस क्रिया को हम कौन सी क्रिया नाम देंगे, तो गलन या द्रवण या द्रवीकरण। लेकिन ये क्रिया जिस तापमान पर होती है उस तापमान को कहते हैं गलनांक या फिर द्रवनांक। अब कॉन्सेप्ट समझ में आया, ध्यान समझिए। ये क्रिया के बारे में यदि मैं बोलूं तो ये है गलन या द्रवण या द्रवीकरण। लेकिन ये क्रिया जिस तापमान पर होती है वो तापमान को, उसके अंक को हम कहेंगे द्रवनांक या फिर गलनांक। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं गलनांक या फिर क्या है, द्रवनांक। ध्यान से समझना, इसमें मैंने किसके बारे में इंडिकेट किया, ताप के बारे में, और यहां पे मैंने किसके बारे में इंडिकेट किया, क्रिया के बारे में। दो बातें हो रही है, ठोस से द्रव में बदलेगा तो ये तो एक क्रिया हो रही है या प्रक्रिया हो रही है, लेकिन ये प्रक्रिया जिस तापमान पर होगा वो टेंपरेचर को कहेंगे गलनांक, लेकिन इस प्रक्रिया को कहेंगे गलन। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, जब कोई द्रव पदार्थ गर्म होकर गैसीय अवस्था में बदलता है तो इसको हम कहते हैं वाष्प में बदल रहा है ना, तो भाई ये वाष्पन, या इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं क्वथन। दिखने में समान है लेकिन इन दोनों में बहुत सारी भिन्नताएं हैं जिसके बारे में हम अगले टॉपिक में चर्चा अवश्य करेंगे। अब यहां देखना है, पानी से वाष्प में बदल रहा है, क्या होकर के भाई, गर्म होकर के। जब पानी को गर्म किया जाता है तो जल वाष्प में बदलता है। तो जल वाष्प कौन सी अवस्था है, गैसीय अवस्था है। इस प्रक्रिया को आपने क्या कहा, वाष्पन या क्वथन। हालांकि इसमें अंतर है जो हम आगे देखेंगे, लेकिन ये जिस तापमान पे होता है इस घटना को क्या कहेंगे, तो क्वथन। जिस तापमान पे होगा उस तापमान को कहेंगे क्वथनांक। अब समझ में आ रहा होगा सभी को, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह आपने पढ़ा होगा इंग्लिश वाले बच्चे, तो ध्यान समझिए। इस प्रक्रिया को हमने कहा क्वथन, लेकिन वो प्रक्रिया जिस तापमान पे होगा वो कहलाएगा क्वथनांक। उसी तरह से जब कोई गैसीय पदार्थ ठंडा होकर द्रव अवस्था में बदलता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं संघनन। ये सेंटेंस आपने कभी ना कभी सुना होगा, कहां सुना है हम बता रहे हैं। आप पढ़ते हैं समुद्री जल वाष्पीकृत होकर ऊपर की ओर उठता है, और ऊपर उठने में जब तापमान घटता जाता है पुनः वह संघनित होकर बरसात की बूंद बन जाती है, और पुनः वर्षा होगा तो वो कहां पे आएगी, धरातल पर आती है। तो संघनित हो गया, आपने पढ़ा है ना, संघनित होगा। कौन सा, जलवाष्प संघनित हुआ था, तो इस प्रक्रिया को क्या कहोगे, संघनन। और इस पर यह प्रक्रिया जिस तापमान पे होगा वो कहलाएगा संघनांक, यानी संघनन का अंक। पुनः फिर देखते, जब कोई द्रव पदार्थ ठंडा होकर के ठोस अवस्था में बदलता है, एग्जाम्पल ले लेना यार, पानी ठंडा होता है, फ्रिज में रख दो, बर्फ बदल जाएगा, बर्फ को आप कहते हो हिम। इस घटना को कहेंगे कौन सी चीज, यहां पे पहले घटना, यहां पे हिमीकरण। और जिस तापमान पे ये घटना होगा, जिस पे ये हिम में बदलेगा अर्थात बर्फ में बदलेगा, उस तापमान को कहेंगे हिमांक। कंप्लीट। या यहां पे बर्फ में बदल रहा था ना, कोई द्रव ठंडा होकर के किसी में ठोस अवस्था में बदल रहा है ना, इसको हिमीकरण तो कहा, और भी कुछ कहते हैं। अरे भैया सिंपल लैंग्वेज में आप जमना भी कहते हो ना, कि पानी जम गया, तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को जमना कहेंगे या हिमीकरण कहेंगे, लेकिन जिस तापमान पे होगा वो कहलाएगा हिमांक। ठीक है, अब इसका सारांश ले लेते हैं। अवस्था परिवर्तन, ध्यान से समझिएगा, अब सारांश में स्टार्ट कर रहा हूं। अवस्था परिवर्तन में क्या है भैया, दो बातों को समझना है। एक तो घटना होगी और दूसरा वो घटना किसी न किसी निश्चित तापमान पर होगी। हम घटना को ऊपर इंडिकेट किए हैं और तापमान वाले टॉपिक को नीचे इंडिकेट किए हैं। यहां से अगर कुल देखा जाए, यहां पे 3, 2, 5, 6, 7, 8 दूनी 16 सवाल का यहां पे जानकारी आपको होने वाला है लगभग, और जो भी सवाल रहेगा इसी चीज से निकलना है। अब
अब एक चीज समझना, जब कोई ठोस पदार्थ गर्म होकर द्रव में बदलता है, इस घटना को गलन कहते हैं या द्रवन कहते हैं या द्रवीकरण कहते हैं। लेकिन यह घटना जिस तापमान पे होगा वो तापमान यानी वो अंक कहलाएगा गलने का अंक, गलनांक। हमने पढ़ा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ पानी में बदलता है, अर्थात बर्फ का गलनांक भैया कितना डिग्री सेल्सियस? 0 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखना, बर्फ का गलनांक कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? गलन। गलनांक अंक, अंक आ रहा है तो मतलब अंक आप कोई ना कोई डिजिट लोगे ना, कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ो। द्रव जब गर्म होता है गैसीय अवस्था में बदलता है, यह प्रक्रिया कहलाया वाष्पन, यानी तो कौन सा? क्वथन। हम यहां पे क्वथन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अब ये क्वथन भी होगा कोई ना कोई निश्चित तापमान पे होगा, जिस निश्चित तापमान पे ये घटना घटित होगी उस तापमान को कहते हैं क्वथनांक। हमने पढ़ा है कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, अर्थात क्वथनांक कितना डिग्री सेल्सियस भाई? 100 डिग्री सेल्सियस। यहां पे दो चीजों को देखा, यहां पे 100, यहां पे भाई कितना आपने देखा है अभी? 0। कंप्लीट है। पुनः वाष्प ठंडा होकर के किस में बदलेगा? पानी में। ये कितने डिग्री सेल्सियस पे भाई? तो ये भी याद रखना 100 डिग्री सेल्सियस। और आपने ये भी पढ़ा है सर पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता है, तो जमने का अंक क्या कहलाएगा? हिमांक। ये भी कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे समझ में आते हैं, जो हमने आपको फिजिक्स में चर्चा किया था। अवस्था परिवर्तन के दौरान पदार्थ के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देख लो यहां पे जरा, बर्फ से जब पानी में बदला था किस टेंपरेचर पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे। और पानी से भी बर्फ में बदल रहा है किस तापमान पे? तो 0 डिग्री सेल्सियस पे। अर्थात बर्फ का गलनांक कितना डिग्री सेल्सियस? 0 डिग्री सेल्सियस। और पानी का हिमांक कितना डिग्री सेल्सियस? 0 डिग्री सेल्सियस। यानी जिस तापमान पे बर्फ पिघलता है और उसी तापमान पे पानी जमता है। फाइनल हो जाता है यहां से। उसी ढंग से यहां से पानी जिस तापमान पे वाष्प में बदलेगा उसी तापमान पे वाष्प पानी में भी बदलता है। तो यहां से बहुत सारे सवाल आपको एग्जामिनेशन के लिए निकल के आए। एक बार इस टॉपिक को पुनः आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पुनः वीडियो को रोक कर बाद में फिर से एक बार देख लेना। दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि आप यहां से आने वाले सवाल को मिस करोगे। ध्यान से समझना, अभी हमने अवस्था परिवर्तन में क्या लिया है? ठोस से द्रव, द्रव से गैस। और एक ऐसा भी परिवर्तन होगा जिसमें सॉलिड को गर्म करोगे डायरेक्ट किस में बदल जाएगा? गैस में बदल जाएगा। तो अब हम लोग उस सवाल को देखते हैं। चलिए हम स्टार्ट। अभी हमने देखा कि जब आप सॉलिड को गर्म कर रहे थे तो ये पहले किस में बदलता था? लिक्विड में। और फिर जब लिक्विड को गर्म किया तो बदलता था किस में? गैस में। लेकिन एक ऐसी भी विधि होती है जिसमें जब आप किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो ये बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे परिवर्तित हो जाती है। कौन सी अवस्था में? गैसीय अवस्था में। और गैसीय पदार्थ को ठंडा करने के बाद पुनः ये आ जाता है किसमें? सॉलिड स्टेट में। तो ध्यान रखना, ऐसी विधि जिसमें कोई ठोस पदार्थ गर्म होकर सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाए, इस विधि को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन विधि। ध्यान से समझना, नाम मैंने क्या बोला? ऊर्ध्वपातन विधि। और ऐसे पदार्थ को कहा जाता है ऊर्ध्वपातिज पदार्थ। कंप्लीट। आपको एग्जामिनेशन में इसका डिफिनेशन नहीं पूछते हैं, आपको एग्जामिनेशन में उदाहरण से सवाल दिया जाता है, आपके पास में एक कोई ऑप्शन डाल दिया जाता है, वहां पे पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातिज पदार्थ है। तो आपको यहां पे इसका एग्जाम्पल याद रखना है। तो सवाल ये उठता है कि सर कौन कौन सा होगा, इसका नाम कैसे याद रखना है? तो एक सिंपल सा आप याद रखना, मैं अभी एक ट्रिक दे रहा हूं आप लोगों को, ट्रिक सभी नोट कर लोगे। ट्रिक यहां पे क्या है? अनेक आए, अनेक आए। औ से ध्यान देना, औ से क्या हो जाएगा? अमोनियम क्लोराइड। एक एक बच्चा ध्यान दोगे इसको, अमोनियम क्लोराइड। कंप्लीट। ने से हो जाता है नैफ्थलीन, नैफ्थलीन। कौ से हो जाता है कपूर। कंप्लीट हो गया। आए, आ से हो जाता है कौन सा? तो भाई आयोडीन। ए से एंथ्रासीन, एंथ्रासीन। यहां पे
सीन। कंप्लीट। तो यहां पे फटाक से आपको नाम याद हो गया, इसमें एक नाम और ऐड कर लेना, बेंजोइक अम्ल। यही 4-5 सवाल रहते हैं जो आपको बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। यहां पे आप सिर्फ एक ट्रिक याद रखना, क्या मैंने लिखा, अनेक आए, आ से अमोनियम क्लोराइड, इसी को आपको नौसादर भी कहा जाता है। तो ध्यान रखोगे एग्जामिनेशन में आपको अमोनियम क्लोराइड पूछा जा सकता है या फिर नौसादर पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते, ने से कौन हो गया, नैफ्थलीन। क से कौन हो गया, कपूर। आ से कौन हो गया, आयोडीन। ए से कौन सा है, एंथ्रासीन। या फिर यहीं पे आ जाएगा एक और कौन सा, बेंजोइक अम्ल। ये सभी कैसे पदार्थ होते हैं, ये ऊर्ध्वपातीय पदार्थ होते हैं। ये अगर सॉलिड स्टेट में इसको गर्म करने के बाद ये बिना लिक्विड स्टेट में बदले सीधे गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और इसी के कारण से इसे कहा जाता है ऊर्ध्वपातीय पदार्थ। अब इसका टॉपिक कुछ आगे भी आएगा, जब हम लोग मिश्रण पढ़ेंगे तो वहां पे मिश्रणों को अलग करने में आपसे सवाल किया जाता है कि ऐसा कोई मिश्रण है भैया, इसको अलग करने में कौन सी विधि को आप अपनाओगे, तो इसके बारे में आगे भी हम लोगों को देखना है। तो ये एग्जांपल आपके लिए बहुत ही वीवीआई हो जाता है, मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूं और कई बार आपके एग्जामिनेशन में यहां से सवाल पूछे जाते हैं, तो नोट कर लीजिएगा सभी। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, कौन सा, अवस्था परिवर्तन भी हो गया। अभी हमने दो चीजों के बारे में चर्चा किया था कुछ देर पहले, वाष्पन और क्वथन। वाष्पन और क्वथन में हमने आपको बताया था जब कोई द्रव पदार्थ गर्म होता है, गैसीय अवस्था में बदलता है, तो यह प्रोसेस कहलाता है वाष्पन या क्वथन। लेकिन इन दोनों में काफी ज्यादा अंतर है और यहां से भी सवाल एग्जाम में पूछा जाते हैं। तो हर टॉपिक से जहां से सवाल निकलने वाला है, हर जगह से सवाल को निचोड़ के निकालना है, एक एक सवाल को पूरे विस्तार से देखना है। अब हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं वाष्पन तथा क्वथन में कौन कौन से अंतर हैं। चलिए अब देखते हैं कि वाष्पन तथा क्वथन में क्या क्या अंतर है। तो पहले आप हेडिंग बना लोगे, यहां पे मैं लिख रहा हूं वाष्पन तथा क्वथन। वाष्पन तथा क्वथन में अंतर। आप एक चार्ट बना लेंगे, एक साइड में मैं लिख रहा हूं वाष्पन और दूसरे साइड में हम लिख रहे हैं क्वथन। जिन बच्चों को लिखने में कोई समस्या होगा या फिर बोर्ड पे देखने में कोई समस्या होगा, आपको एप्लीकेशन पे सारा का सारा नोट्स भी अवेलेबल है, तो आप एप्लीकेशन से नोट्स को देख करके अपने कॉपी में एक अच्छा सा फेयर कॉपी बना लेंगे, ताकि जैसे एग्जामिनेशन आएगा वहां पे आपके लिए वो कारगर साबित होगा। चलिए अब देखते हैं वाष्पन तथा क्वथन में क्या अंतर है। वाष्पन और क्वथन के बारे में हमने कुछ देर पहले बताया था कि जब आप पानी को गर्म करते हैं तो पानी गर्म होता है, गैसीय अवस्था में बदलता है। इसी जगह पे आपने वाष्पन और क्वथन को पढ़ा था, लेकिन यहां पे बहुत सारी असमानताएं हैं दोनों में। नंबर 1, वाष्पन की प्रक्रिया किसी भी तापमान पर संभव है, ये जबकि क्वथन एक निश्चित तापमान पर संभव होता है। फिर से समझना, वाष्पन की प्रक्रिया एक किसी भी तापमान पर संभव है। जैसे पानी से भाप का बनना, क्या समुद्री जल का वाष्पीकरण होता है ना भाई? सिर्फ ठंडी में होता है कि ठंडी गर्मी बरसात हर महीने में होता है? हर हमेशा होता है। इसका मतलब वाष्पन की प्रक्रिया सभी तापमान पर संभव हो सकता है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं वाष्पन की प्रक्रिया हर तापमान पर संभव है, लेकिन क्वथन की प्रक्रिया एक निश्चित तापमान पर होती है, निश्चित तापमान पर होती है। और यह प्रक्रिया जिस निश्चित तापमान पर होती है उसी तापमान को हम कहते हैं क्वथनांक। जैसे आपने पढ़ा है कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, अतः जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो यहां पे तो निश्चित तापमान है ना, कितना, कि भाई ये शुद्ध जल का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होगा, निश्चित तापमान है कि जब कोई जल 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलेगा तो उस तापमान को आप कहोगे क्वथनांक और उस प्रोसेस को कहोगे क्वथन। लेकिन जब किसी भी टेंपरेचर पे वाष्प बनता है तो ये प्रोसेस कहलाते हैं हमारा वाष्पन। जैसे बर्फ से क्या भाप नहीं निकलता है? निकलता है, ठंडी के दिनों में देख लेना, निकलता है। ठंडी गर्मी जब भी देखना, ठंडी के दिनों में ऐसा देख सकते हो, हम लोग श्वास लेते हैं, श्वास जब छोड़ते हैं ऐसे करो तो यहां से वाष्प के रूप में निकलता है। यहां पे तो वाष्प निकल रहा है कि यहां पे ठंडी और गर्मी कोई ऐसा बात है कि नहीं, गर्मी में ही आपका वाष्प निकलेगा। वाष्पन की प्रक्रिया हर तापमान पे संभव है, क्वथन एक निश्चित तापमान पे। पहला अंतर हो गया। अंतर नंबर दूसरा, इसको समझने के लिए एक बात समझिए। यहां पे हमारे पास में
एक कोई बर्तन है जिसमें पानी है, यहां भी एक बर्तन है इसमें भी पानी है। ठीक है भैया, यहां पे क्या होते हैं, गर्म करना आवश्यक है। जब आप इसको गर्म करोगे और उसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होगा, वहां पे उबलेगा तो ये कहलाएगा कौन सा, क्वथन। लेकिन 100 से नीचे अगर यदि उबलेगा तो ये क्या कहलाएगा, वाष्पन। तो ये डिपेंड किस पे करता है, गर्मी पे। अर्थात नंबर दूसरा में ये लिखेंगे, यह डिपेंड करता है किस पे, तापमान पर। तापमान पर यह निर्भर करता है, जबकि यह तापमान पर निर्भर नहीं करता है। यह तो सवाल उठता है कि सर ये निर्भर किस पे करता है, ये खुले हुए सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। जैसे अब यहां पे देखना, जब मैं गर्म करूंगा तो ऊपर से क्या निकल रहा है भाई, ये भाप निकल रहा है, वाष्प निकल रहा है। प्रोसेस क्या कहलाया, जब 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा तो क्या कहलाया, क्वथन। यहां से भी क्या हो रहा है, वाष्प निकल रहा है, निकल रहा है। ठीक है, यहां पे मैं गर्म नहीं कर रहा हूं। लेकिन यदि इसका छिद्र को हम ऐसा कर दें कि बहुत छोटा सा छिद्र रखें, अब जाकर के देखें तो क्या घटना होती है। अब जो वाष्प निकलेगा इसी छिद्र से होकर के निकलेगा। तो जैसे हमने खुले हुए सतह का क्षेत्रफल को घटा दिया, वाष्पन की प्रक्रिया धीमी हो गई। लेकिन खुले हुए सतह का क्षेत्रफल को अधिक कर दिया तो वाष्पन की प्रक्रिया तीव्र हो गई। अर्थात वाष्पन की प्रक्रिया निर्भर करती है खुले सतह के क्षेत्रफल पर। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं बता रहा हूं, ये किताबी कीड़ा बनने का कोशिश नहीं करना है। ये किताब में ऐसा दिया हुआ है, लैंग्वेज रट्टा मारते मारते आप परेशान हो जाओगे। सिंपल लैंग्वेज में जो समझना है वही चीज आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। कंप्लीट हो गया। ये निश्चित तापमान पे, जबकि ये तापमान पे डिपेंड नहीं किया, ये किस पे किया, संपर्क खुले हुए सतह के क्षेत्रफल पर। कंप्लीट। नंबर अब चलते हैं तीसरा। ये वाष्पन की प्रक्रिया धीमी प्रक्रिया है, जबकि क्वथन की प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया है, तीव्र प्रक्रिया है। तो एक अंतर यहां पे हम ये भी दे सकते हैं, ये कैसी प्रक्रिया भाई, धीमी है, और ये कौन सी प्रक्रिया है, तीव्र प्रक्रिया है। कंप्लीट। नंबर चौथा, वाष्पन की प्रक्रिया द्रव के ऊपरी सतह से होती है। बात सही है, ध्यान से समझना। अगर तो यहां पे मेरा ये बर्तन, इसमें पानी है, इससे जो वाष्प बनेगा कहां से उड़ेगा, वाष्प पानी के कहां से, ऊपरी सतह से वाष्पन की प्रक्रिया होती है। लेकिन क्वथन की प्रक्रिया संपूर्ण द्रव में होती है। जैसे पानी को आप किसी बर्तन में लेकर के गैस चूल्हा पे चढ़ा देना, जब आप उसको गर्म करोगे तो देखना बुनबुना के रूप में संपूर्ण पानी में से ऊपर ये उठने लगता है, हाँ है ना। तो ये क्वथन की प्रक्रिया संपूर्ण द्रव में होती है, लेकिन वाष्पन की प्रक्रिया कहां पे होती है, वो सिर्फ द्रव की ऊपरी सतह से होती है। चौथा नंबर अंतर हमारा ये हो गया। अंतर नंबर पांचवा, वाष्पन की प्रक्रिया ठंडक उत्पन्न करती है, जबकि क्वथन की प्रक्रिया गर्मी उत्पन्न करती है। ये भी सवाल एग्जामिनेशन में पूछा गया है। वाष्पन की प्रक्रिया होने के बाद क्या उत्पन्न होगी, ठंडक वहां पे महसूस होगा, लेकिन जब क्वथन की प्रक्रिया होगी ये क्या उत्पन्न करेगा, गर्मी उत्पन्न करेगा। कंप्लीट हो जाता है। तो अब हमारा ये टॉपिक भी समाप्त हो जाता है कि वाष्पन क्या है तथा क्वथन क्या है, इनमें क्या क्या अंतर है। तो इस तरह से हम लोगों का पदार्थ चैप्टर का बेसिक आइडिया लगभग कंप्लीट है। और अब हमारा अगला जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम होगा तत्व यौगिक मिश्रण। 2 लेक्चर क्लास आपको हमने दिया है सिर्फ किसमें, मैटर चैप्टर में। उम्मीद करते हैं सभी को वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी किसी प्रकार की समस्याएं रही होंगे तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करना, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।